प्राइमरी ब्लैडर नेक ऑब्स्ट्रक्शन या ब्लैडर का मुंह छोटा होना एक कॉमन प्रॉब्लम है जो हम रोज बहुत सारे पेशेंट्स में देखते हैं। और दिक्कत ये है कि ये जो प्रॉब्लम है यूजुअली 20 से 40 इयर्स के लोगों के बीच में आती है, यानी कि ये तीन तरह की प्रॉब्लम्स करती है। या तो यूरिन में प्रॉब्लम्स, या फिर फर्टिलिटी के इश्यूज, या फिर मेल एक्सेसिव ग्लैंड इन्फेक्शन और सेक्सुअल डिसफंक्शन। तो आमतौर पे ये जो पॉपुलेशन इफेक्ट होती है इससे, जो 20 साल से 40 साल के लोग हैं, इनमें ये तीनों चीजें बहुत जरूरी होती हैं। इरेक्शन भी जरूरी होते हैं, फर्टिलिटी भी ज़रूरी होती है, और अच्छी प्रोडक्टिव लाइफ भी ज़रूरी होती है, जो कि यूरिन सिम्टम्स की वजह से खराब होती रहती है। तो ब्लैडर नेक ऑब्स्ट्रक्शन का जो बेस्ट ट्रीटमेंट अवेलेबल है वो है ब्लैडर नेक को ही बड़ा कर देना, यानी कि ब्लैडर नेक इंसिजन। ऑल्दो दवाइयों से भी ब्लैडर नेक ऑब्स्ट्रक्शन को कुछ समय तक, कुछ हद तक कंट्रोल किया जा सकता है, बट जो हमारा तजुर्बा कहता है वो ये है कि आगे चल के दवाइयाँ धीरे धीरे करके इनफेक्टिव हो जाती हैं। जैसे जैसे प्रॉब्लम बढ़ती जाती है, ब्लैडर वीक होता जाता है, वैसे धीरे धीरे करके दवाइयों का असर कम हो जाता है, और अल्टीमेटली काफ़ी पेशेंट्स को जिनका ब्लैडर नेक सच में ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्टेड है, उनको सर्जरी का मार्ग ही चुनना पड़ता है। अब इस सर्जरी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है, जो कि यंग पेशेंट्स जिससे डरते हैं, वो है रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन, यानी कि इसके बाद करीब 30 से 70% लोगों में जो इजैकुलेशन है वो प्रोसेस होता ही नहीं है। और इसी वजह से हम आजकल जैसे जैसे इस बीमारी को और डीप में जानते जा रहे हैं, जैसे जैसे सर्जिकल टेक्निक्स इवॉल्व होती जा रही हैं, हमारे इंस्ट्रूमेंट्स इवॉल्व होते जा रहे हैं, वैसे वैसे आती जा रही है सामने इजैकुलेशन प्रिजर्विंग बीएनआई, जो पिछले 5 साल से हम अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आज इस वीडियो में जानेंगे कि बीएनआई सर्जरी के अंदर जो ये वेरिएंट है इजैकुलेशन स्पेयरिंग बीएनआई, ये क्या होता है, और इसमें क्या डिफरेंस होता है बीएनआई से, इसके क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं, कब इसको कराना चाहिए, और इससे पहले क्या क्या प्रिपरेशंस करनी है, और इससे हम क्या आउटकम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि ब्लैडर नेक ऑब्स्ट्रक्शन क्या होता है। ब्लैडर नेक ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब है जो ब्लैडर का मुंह है, जहां से पेशाब का रास्ता शुरू होता है, वो मुंह काफी बार छोटा होता है, यानी बहुत टाइट होता है। और ये काफी सारी वीडियोस इसमें हमारी बनी हुई हैं, जिनके लिंक्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इनको आप और देख सकते हैं ब्लैडर नेक ऑब्स्ट्रक्शन के बारे में डिटेल में जानने के लिए। अब जब ब्लैडर का मुंह छोटा होता है, तो जैसे हमारा ब्लैडर एज के साथ बढ़ता जाता है और ये माउथ टाइट ही रह जाता है, तो एक एज ऐसी आती है जब ब्लैडर को बहुत दिक्कत होती है अपने आप को खाली कर पाने में। और ये एज यूजुअली 20 से 40 साल के बीच में हो सकती है, डिपेंडिंग कि हमारा माउथ जो है कितना टाइट है, और एज के साथ साथ ब्लैडर का साइज कैसे बढ़ रहा है। तो कोई ऐसा फिक्स एज नहीं है कि ये 24 साल पे ही होगी या 25 साल पे होगी, एक रेंज है जिसमें डिपेंडिंग ऑन द सिवियरिटी, यानी कितना टाइट वो माउथ है, और आपका ब्लैडर कितना उसको ओवरकम कर पा रहा है, और ब्लैडर का साइज क्या अचीव हो रहा है, कई वेरिएबल्स की वजह से ये प्रेजेंटेशन अलग अलग समय पे आ सकती है। अब इससे दिक्कत क्या आती है? तीन मुख्य दिक्कतें इससे आती हैं। सबसे पहले तो यूरिन करने में दिक्कत आती है, यानी काफ़ी पेशेंट्स को लगता है कि भई वो बाकी लोगों से लेट यूरिन फ्री कर रहे हैं। अगर 10 लोग एक बाथरूम में, वॉशरूम में गए हैं, तो वो बाकी लोग फ्री हो जाएँगे, वो उनको टाइम लगेगा, या उनको बूँद-बूँद कुछ दिन देर तक पेशाब टपकता रहेगा, या उनको सारे सिम्पटम्स वो आएँगे जो प्रोस्टेट एनलार्जमेंट में होते हैं, जिसमें हम कहते हैं कि बार-बार यूरिन जाना, एकदम तेज़ से यूरिन लगना, रुक-रुक के यूरिन करना, लगना कि पूरा खाली ही नहीं हुआ है, या ज़ोर लगाना यूरिन में, या रात को उठना। ये सभी सिम्पटम्स ब्लॉकेज के हो सकते हैं। और इसकी वजह से क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब होती है, यानी काम पे ध्यान लगाने की बजाय यूरिन पे ध्यान लगने लग जाता है, रात को कई बार नींद खराब होती है। तो बहुत सारे सिम्पटम्स इस तरह से आते हैं जो इस प्रोडक्टिव पीरियड को हमारी लाइफ की खराब कर सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम ये कर सकता है रिफ्लक्स की वजह से, यानी जब ये यूरिन के आगे रुकावट हो जाती है और फिर यूरिन उल्टा जाता है, बैक जाता है, तो या प्रोस्टेट में जाके सेक्सुअल प्रॉब्लम्स कर सकता है, या टेस्टिस और एपिडिडिमिस में जाके ये फर्टिलिटी की प्रॉब्लम्स कर सकता है, यानी बच्चे होने में दिक्कत आ सकती है। तो सेक्सुअल डिस्फंक्शन, यानी कि इरेक्शन की समस्या, बच्चे ना होना, और कुछ और सेक्सुअल कंप्लेंट्स जो हैं, इनके साथ भी काफ़ी बार पेशेंट आते हैं, और फिर इन्वेस्टिगेट करने के बाद पता लगता है कि ये तो एक्चुअली ब्लैडर नेक ऑब्स्ट्रक्शन की प्रॉब्लम है, यानी ब्लैडर का मुंह छोटा है। अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? अगर ब्लैडर का मुंह छोटा है, तो सबसे पहले तो देखते हैं कितना छोटा है, तो उसके लिए हम एक टेस्ट कराते हैं जिसको हम यूरोफ्लोमेट्री कहते हैं, और उसके बाद काफ़ी बार इसको कंफर्म करने के लिए या तो हम सिस्टोस्कोपी का सहारा लेते हैं, यानी दूरबीन से एंडोस्कोपिकली जाके देखते हैं कि मुंह कितना छोटा है, या कई बार कुछ और पद्धतियां हैं जैसे कि एमसीयू, आरजीओ, इनके सहारे से भी देख सकते हैं, बट ये इतने अच्छे नहीं है जितना यूरोफ्लोमेट्री और सिस्टोस्कोपी का कॉम्बिनेशन है। ये जानने के बाद कि ये ब्लैडर नेक ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, हमारे पास दो ऑप्शन रहते हैं। या तो हम पेशेंट को दवाई दे दें, दवाइयाँ जो हैं वो यूजुअली अल्फा ब्लॉकर्स होती हैं, इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं। इसमें जो सबसे कॉमनली दी जाती है वो होती हैं जो कि रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन सबसे कम करें, इसलिए अल्फाज़ोसिन की दवाई काफ़ी बार कॉमनली यूरोलॉजिस्ट लिख देते हैं,
और इसकी डोज, इसको कैसे लेना है, ये सब यूरोलॉजिस्ट पेशेंट को जान के उसके सिम्टम समझ के फिर लिखते हैं। अब अल्फा ब्लॉकर्स को लेने के बाद प्रॉब्लम क्या आती है कि एक तो उसके कुछ कुछ छोटे मोटे साइड इफेक्ट्स रहते हैं, चक्कर आना, कभी कभी नोज स्टफी रहना, या एकदम से बीपी कम होने से कुछ खालीपन दिमाग में रहना, ऐसा लगना कि कुछ एनर्जी कम हो गई है। इस तरह के कुछ सिम्टम्स शुरू शुरू में पेशेंट फेस करते हैं। कुछ लोगों में तो ये ठीक हो ही जाते हैं, बट बहुत छोटे से ऐसे परसेंटेज है पेशेंट्स की जिनमें सिम्टम्स परसिस्ट करते हैं और उनको परेशान करती है। तो दूसरा रास्ता जो होता है ऐसे पेशेंट्स के लिए, वो होता है सर्जरी करना, क्योंकि दवाई जो है एक तो वो रेगुलर खानी पड़ती है, काफी समय तक खानी पड़ती है, तब तक कि ये ब्लैडर का माउथ लूज ना हो जाए, या फिर ऐसा होता है कि कई बार इसकी साइड इफेक्ट्स की वजह से या इसकी कॉस्ट की वजह से पेशेंट सोचते हैं कि सर ये हमारे बस से बाहर है, कोई और रास्ता, परमानेंट रास्ता बताइए। तो परमानेंट रास्ता फिर हो जाता है कि हम ब्लैडर का नेक जो है, जो छोटा है, जो माउथ छोटा बना हुआ है, उसको बड़ा कर दें कट करके, और उसके लिए हमें बीएनआई नामक सर्जरी करते हैं। इसको हम बोलते हैं ब्लैडर नेक इंसिजन। अब थोड़ा सा जब हमने जान लिया है कि ये ब्लैडर नेक ऑब्स्ट्रक्शन क्या होता है, तो जानते हैं कि बीएनआई क्या होती है। बीएनआई में हम क्या करते हैं कि दूरबीन के रास्ते से पेशाब के थ्रू जाते हुए, और वहां पे जो ब्लैडर का माउथ है उस पर 2 कट लगा देते हैं। 5 बजे की घड़ी का साइन जैसा होता है तो उधर लगाते हैं, और एक 7 ओ क्लॉक पे लगाते हैं। तो ये 2 कट लगने से ब्लैडर का माउथ बड़ा हो जाता है, और उसके बाद पेशेंट अच्छे से यूरिन कर पाता है। बट क्योंकि ये एज ऐसी है जहाँ बच्चे होना ज़रूरी है, जहाँ पे इजैकुलेशन, क्योंकि सेक्सुअली एक्टिव होते हैं ज़्यादातर लोग, तो वो प्रिजर्व होना ज़रूरी है। तो फिर इस वजह से लोग बीएनआई का नाम सुन के खचा जाते हैं कि डॉक्टर साहब ये 30 से 70% अगर स्पर्म आना ही बंद हो गया तो बहुत हाई रिस्क है, तो ये हम तो नहीं करा पाएंगे। और इस वजह से काफ़ी बार पेशेंट्स को दवाई पे ही रहना पड़ता है, बीच-बीच में दवाई लेते हैं, छोड़ देते हैं, सिम्पटम्स दोबारा आते हैं, फिर बेहोश होके दवाई लेते हैं। तो इस कंसेप्ट को दूर करने के लिए हमने बेहतर समझा कि ये होता क्यों है एक्चुअली, ये रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन है ना। क्योंकि क्या हो रहा है, जब हम ब्लैडर का नेक को बड़ा कर दे रहे हैं, तो जो सीमेन इजैकुलेट डक्ट से निकलता है, वो एक्चुअली नॉर्मली ब्लैडर नेक के बंद हो जाने के बाद आगे से अपने रास्ते से निकलता है। बट जब ये ब्लैडर नेक खुल जाएगी तो वो रास्ता बड़ा हो जाने से वो सीमन कभी कभी यूरिन के साथ मिलके फिर बाद में निकलता है। ऐसा नहीं कि सीमन का निकलना बंद हो जाता है, सीमन बन रहा है, लेकिन वो यूरिन में जा रहा है, और ब्लैडर के अंदर यूरिन के साथ मिलके जब हम यूरिन करने जाएंगे आगे सेक्सुअल एक्टिविटी के बाद, तब उसमें वो स्पर्म्स निकल सकते हैं, वो सीमन निकल सकता है, और इस तरह से फिर प्रक्रिया चलती है। तो अब जब हमने इसको डीपली स्टडी किया तो समझ में ये आया साइंटिस्ट को कि बेसिकली जो इजैकुलेशन एंटीग्रेड होती है, यानी कि जो नॉर्मल इजैकुलेशन है, एंटीग्रेड मतलब आगे के रास्ते से आना, और रेट्रोग्रेड मतलब वापस पीछे चले जाना, जो ब्लैडर में जाना, जिसको हम कहते हैं। तो एंटीग्रेड इजैकुलेशन जो होती है, जो नेचुरली नॉर्मली होनी चाहिए, वो कॉलिक्युलस की वजह से होती है, ना सिर्फ ब्लैडर नेक की वजह से। यानी कि जो ब्लैडर नेक है और जो हमारा इजैकुलेट डक्ट है, ये पूरी एक कॉन्टिन्यूस कोई मांसपेशियों की एक लेयर है। अगर इसमें कॉलिक्युलस की मांसपेशियां प्रिजर्व हो जाती हैं, उनको ढंग से सेफ गार्ड कर लिया जाता है, और जो बीएनआई है उसको एक सुपरफिशियल तरीके से किया था, जैसे कि कुछ पेपर्स में कहा गया है कि एक सुपरफिशियल बीएनआई कर सकते हैं, तो इससे हम काफी बार ये एंटीग्रेड इजैकुलेशन को प्रिजर्व कर सकते हैं, रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन को बचा सकते हैं। तो इसके लिए कुछ मॉडिफिकेशंस की गई हैं। एक तो काफी लोग क्या करते हैं कि वो 2 कट लगाने की बजाय 1 कट लगाते हैं। दूसरा, हम कॉलिक्युलस को बचाने की कोशिश करते हैं, और इसके लिए थोड़ा-सा उस एनाटॉमी को समझना, थोड़ा-सा धीरे-धीरे करके पेशेंटली सर्जरी को करना, और बहुत इम्पोर्टेंट इसमें रोल है तजुर्बे का डॉक्टर के, जो इसको कर रहे हैं। स्पेशली इसके लिए लेज़र का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि ये डैमेज जो है वो कम से कम हो, इलेक्ट्रिक करंट को अवॉइड किया जाता है। कुछ तरह के मॉडिफिकेशंस करके आज की डेट में हम एक सर्जरी कर पाते हैं, जिसको हम इजैकुलेशन प्रिजर्विंग वीएनआई कहते हैं। और इसमें अगर हम डेटा को देखें, तो ज़्यादातर जो स्टडीज़ हैं वो कहती हैं कि इसमें 10 से 20% का रिस्क रहता है रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन का। लेकिन हमने अब जो 200 से ज़्यादा पेशेंट्स को कवर किया है लास्ट 1.5 ईयर्स में, ऑल्दो हम ये 5 साल से कर रहे हैं, बट इस पे जो हम अभी स्टडीज़ अपनी प्रेज़ेंट करने वाले हैं, जो डेटा निकाल के लाए हैं, ये इंसिडेंस बहुत ही कम है। अगर आप इसको बहुत अच्छे से करें, कोई एक सिंगल सेंटर में एक सिंगल सर्जन अगर बहुत केयरफुली इसको करता है, तो ये इंसिडेंस 5% से भी कम हो सकता है दोस्तों, है ना? और इसके रियल फिगर्स और इसके बाद जो ये स्पर्म पे इसका इफेक्ट आता है, उनके साथ हम और डेटा आपके सामने लेके आएंगे। बट एज ऑफ नाउ मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि इसका रिस्क बहुत कम हो गया है, इजैकुलेशन को अब हम प्रिजर्व कर पाते हैं, ज्यादातर पेशेंट्स में कोई बड़ा रिस्क नहीं है। अब फर्ज करते हैं कि मान लीजिए कि आपने इजैकुलेशन प्रिजर्विंग बीएनआई कराया, तो पहली बात तो ये है कि इसको कराने का प्रोसेस क्या है, किन पेशेंट्स में ये काम करता है, किन पेशेंट्स में ये कराना चाहिए। सबसे पहले आपको जानना होगा कि इसके लिए एक तो हमें पता होना चाहिए कि ब्लैडर का माउथ छोटा है, जो आपके यूरोफ्लोमेट्री में क्लियरली आना चाहिए।
दूसरा हमें पता होना चाहिए कि आपका ब्लैडर जो है वो ठीक है। कई बार क्या होता है कि हम सोचते हैं कि ब्लैडर नेक ऑब्स्ट्रक्शन है, हम खोल देते हैं, पर ब्लैडर इतना खराब हो चुका होता है उस ब्लैडर नेक ऑब्स्ट्रक्शन के को झेलते-झेलते या उससे जूझते-जूझते कि बाद में जब हम इसको ओपन भी करते हैं तो भी ब्लैडर के अंदर एक फटीग आ चुका हो सकता है या उसकी टोन खराब हो जाती है, उसके अंदर फेलियर हो जाता है, जिसकी वजह से फिर काफ़ी बार पेशेंट्स को बहुत आराम नहीं आता। तो ऐसे जिन भी पेशेंट्स में हमें लगता है कि नहीं ये यूरोफ्लोमेट्री जो है कुछ ऐसा बता रही है कि ब्लैडर भी कमज़ोर है या अल्फा ब्लॉकर से रिस्पॉन्स बहुत अच्छा नहीं आ रहा है, वहाँ पे हम यूरोडायनामिक स्टडी की भी सलाह देते हैं, जिसमें हम या तो नॉर्मल यूरोडायनामिक्स करते हैं या वीडियो यूरोडायनामिक्स करते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि ब्लैडर का नेक कैसा रिस्पॉन्ड कर रहा है और ब्लैडर की मसल्स कैसी हैं। इसके बाद अगर आप उसके अंदर फिट बैठते हैं, आपके ब्लैडर ठीक है और ब्लैडर का माउथ बहुत छोटा है, तब हम इसमें इजैकुलेशन प्रिजर्विंग बीएनआई के लिए आपको सिलेक्ट कर सकते हैं। और फिर इस सर्जरी में बड़ा सरल प्रक्रिया, आपको एक बार कुछ बेहोशी की जांचें करानी होती हैं, कमर में एक सुई लगा के नीचे के हिस्से को सुन्न किया जाता है। उसके बाद दूरबीन से अंदर चेक किया जाता है, डायग्नोसिस को कंफर्म किया जाता है और उसी समय लेज़र द्वारा या और किसी एनर्जी सोर्स द्वारा इसको हम ब्लैडर नेक को प्रिजर्व करते हुए इजैकुलेशन को कट कर देते हैं। कॉलिक्युलस को इसमें हमें प्रिजर्व करना होता है, एक सुपरफिशियल फॉर्म ऑफ बीएनआई किया जाता है। हम वैसे 2 ही कट से करते हैं, बट बहुत सारे पेशेंट्स में यूनिलैटरल भी कर सकते हैं। अगर आप इन डायग्राम्स को क्लियरली देखें तो बेसिकली कॉलिक्युलस एक ऐसा एरिया है जहाँ पे हमारे इजैकुलेटरी डक्ट्स यानी जो स्पर्म्स बन के टेस्टिस से आ रहे हैं वो ब्लैडर के माउथ में यानी यूरिन के पैसेज में खुलते हैं। और ये कॉम्प्लिकेटेड मसल होती है कॉलिक्युलस जो होती है, ये एक मैकेनिज्म है पूरा, जहाँ मसल्स कुछ जब इजैकुलेशन होती है तो कुछ मसल्स लूज़ होती हैं, कुछ मसल्स टाइट होती हैं और इस कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज्म को समझने में जो आजकल हमने प्रोग्रेस की है, तो हमें आइडिया लगा है कि ये कॉलिक्युलस वेरोमोंटनम के पास ही आइडेंटिफाई होता है सेमाइनल कॉलिक्युलस और एक पर्टिकुलर रेंज तक होता है, यानी कि इसकी मसल्स जो हैं, अगर हम कुछ सेंटीमीटर ऊपर जाएँ तब होता है, तो वहाँ की मसल्स को अगर ना छेड़ें और वहाँ डैमेज कम से कम करें, तो हम इस सिस्टम को मेंटेन करके रख सकते हैं और एंटीग्रेड इजैकुलेशन पॉसिबल हो सकती है। जो ऑपरेशन है वो केवल 5 ही मिनट में खत्म हो जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा काम नहीं है, सिर्फ हमें 1-2 कट ही लगाने होते हैं, उनको प्रॉपर्ली डीपन करना होता है। उसके बाद हम एक पाइप डाल देते हैं और ये पाइप करीब 3 से 4 दिन हम रखते हैं। यूजुअली इसमें ओवरनाइट हमें रुकना पड़ता है, क्योंकि जो हम सुन्न करते हैं, जो बेहोशी का असर होता है उसको पूरा ऑब्जर्व करने के लिए, उसको पूरा उतरने के लिए हम एक दिन अपने पास यहाँ पे स्टे कराते हैं और नेक्स्ट डे आपकी फिर छुट्टी हो जाती है कैथेटर के साथ ही। उसके बाद इसको 3-4 दिन बाद निकाला जाता है और फिर हम देखते हैं कि आप कैसा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, यूरिन का फ्लो कैसा है। उसके बाद भी कुछ दिन 1 आध महीने दवाई चल सकती है, अगर ब्लैडर कमज़ोर है तो ब्लैडर की दवाई ताकत की फिर आगे भी चल सकती है, एक्सरसाइज कंटिन्यू करनी पड़ती है और फिर 2 हफ्ते के आसपास में काफ़ी बार हम एक यूरोफ्लोमेट्री करा के चेक कर लेते हैं। इस दौरान तक पेशेंट जो हैं वो ये भी बता देते हैं कि उनको इजैकुलेशन प्रिजर्व हो गया है या नहीं हो गया है। अब फ़र्ज़ करते हैं कि मान लीजिए कि इजैकुलेशन प्रिजर्व नहीं होता है, कुछ बहुत कम, मैंने कहा जैसे लेस देन 5% पेशेंट्स इस पे इफ़ेक्ट हो जाते हैं कई बार, तो हम क्या कर सकते हैं? तो ऐसे में भी ऐसा नहीं है कि बच्चा नहीं हो सकता है, बस ये फर्टिलिटी के लिए हमें कुछ स्पेशल चीज़ें करनी पड़ती हैं, जिसके अंदर हम आईयूआई की प्रक्रिया को अपनाते हैं। यानी कि वाइफ़ के पीरियड्स के अनुसार उनके एग कब रिलीज़ होने वाले हैं, उसके आस-पास हम सीमन को फिज़िकली कलेक्ट करके एक प्रिपरेशन करके एम्ब्रियोलॉजी लैब में और फिर इसको सीमन की प्रिपरेशन को वापस वाइफ़ में इंजेक्ट करते हैं और ये प्री रप्चर और पोस्ट रप्चर यानी अंडा निकलने से 1 दिन पहले और अंडा निकलने के बाद 2 बार हम करने की कोशिश करते हैं चांसेस को मैक्सिमाइज़ करने के लिए। ज़्यादातर लोगों में एक स्पेशल टेक्निक से स्पर्म निकाल के हम बेबी प्रेगनेंसी हम अचीव कर सकते हैं। बहुत कोई और फैक्टर्स हों, यानी वाइफ़ को भी कोई प्रॉब्लम्स हों या और कोई प्री एक्जिस्टिंग सीमन की प्रॉब्लम्स हों, तो फिर हम आईवीएफ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है दोस्तों कि जो बीएनआई है वो बिल्कुल मना है हमारे लिए, इजैकुलेशन प्रिजर्वेशन करके हम ज़्यादातर पेशेंट्स में बीएनआई कर सकते हैं। जो अफेक्टेड हों उनके लिए भी अदर सॉल्यूशंस हैं। तो अगर आपको लगता है कि आप भी ब्लैडर नेक ऑब्स्ट्रक्शन से पीड़ित हैं और दवाइयों से परेशान हो चुके हैं और बीएनआई इसी डर से नहीं करा पा रहे थे कि सर इजैकुलेशन का तो बहुत बड़ा रिस्क है, इसमें हम इतना रिस्क कैसे उठाएँगे? तो आई थिंक आपको एक बार इजैकुलेशन प्रिजर्विंग बीएनआई के बारे में ज़रूर पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, डॉक्टर से इसके बारे में बात करनी चाहिए। उनके रिज़ल्ट्स के बारे में भी समझना चाहिए और उसके बाद एक ही डिसीजन लेना चाहिए, बिकॉज़ जैसे कि हम समझ पा रहे हैं कि दवाइयाँ बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होती, सर्जरी उससे काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका ब्लैडर बर्न आउट हो जाए और हम लेट हो जाएँ सर्जरी के लिए भी।
और तीसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर कोई प्रॉब्लम आती भी है तो इनके सॉल्यूशंस हैं, फर्टिलिटी के सॉल्यूशंस हैं, जो आपको एक एंड्रोलॉजिस्ट के पास डेफिनेटली मिल जाएंगे या आईवीएफ सेंटर में डेफिनेटली मिल जाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ ये जो वीडियो है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कहा कि सर इजैकुलेशन प्रिजर्विंग के बारे में आप कुछ इन्फॉर्मेशन दीजिए और बताइए, ये आपके लिए एक आशा की किरण बन के सामने आएगी। और अगर आपके कोई सवाल हो तो आप उनको कमेंट सेक्शन में डालें या आप डायरेक्टली हमसे ईमेल पे बात करें।